हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ जीके में। फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको यूपीएससी, यूपीट्रिपल एससी, केवीएस, एनवीएस, सुपर टेट, टेट इन सब से रिलेटेड सामान्य ज्ञान में जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी, जिसमें हमने अब तक के जो टॉपिक करा दिए हैं वो है भारत का भौतिक विभाजन। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर हमारा हिमालय पर्वत था, ये भी आपका हो चुका है। अब हम अपने थर्ड चैप्टर पे आते हैं, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंस फैक्ट है, बेसिक पॉइंट्स हैं, उन सबको क्लियर करते हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ हम इसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि पढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी नए अपडेट्स ज्योग्राफी से या इस टारगेट विद जीके से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड की जाएंगी वो आपको डायरेक्ट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर थर्ड, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि पढ़ने से पहले हम इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे उसको देखते हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि को 4 भागों में यहाँ बांटा गया है और इन 4 भागों के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके सब पॉइंट्स हैं, इनको हम देखेंगे। चलिए एक बार देखते हैं कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि आप सभी को पता है कि जो भारत है इसका नीचे वाला जो एरिया है इसको हम प्रायद्वीपीय उच्च भूमि की कैटेगरी में रखते हैं। ये पूरा एरिया जो है हमारा, ये वाला प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। केंद्रीय उच्च भूमि हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। केंद्रीय उच्च भूमि में हम जानेंगे अरावली पर्वत के बारे में, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बागेलखंड का पठार, मंडेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। इन सारे पर्वतों और पठारों को हम केंद्रीय उच्च भूमि में रखते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी और उत्तर पूर्वी उच्च भूमि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। पूर्वी उच्च भूमि में हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारण्य पठार। इसके बाद हम उत्तर पूर्वी उच्च भूमि में मेघालय का पठार के बारे में जानेंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा दक्कन उच्च भूमि। दक्कन उच्च भूमि में हम 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। दक्कन ट्रैप क्या होती है, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार, इनसे जुड़ी पॉइंट्स या फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। और ये सारे फैक्ट्स आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से, इन चारों पॉइंट्स जो हैं आपके, इनको अच्छे से समझिएगा। ये सब आपके बेसिक पॉइंट्स हैं। दक्षिण उच्च भूमि एवं घाट।
दक्षिण उच्च भूमि में हम नीलगिरी उच्च भूमि, अन्नामलाई उच्च भूमि और कार्डमम उच्च भूमि के बारे में जानेंगे। और हमारे जो घाट हैं भारत के, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे प्रायद्वीपीय उच्च भूमि को हम कितने भागों में और उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसको मैंने इसकी एक रूपरेखा यहाँ पे बना रखी है कि आपको कैसे कैसे ये वाला पॉइंट्स, ये वाला चैप्टर प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के पॉइंट्स को कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में देखते हैं हम अरावली पर्वत के बारे में। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में फर्स्ट टॉपिक हमारा केंद्रीय उच्च भूमि था। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि को हम यहाँ पर 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। अरावली पर्वतमाला, मेवाड़ का पठार, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। पढ़ाने का भी सीक्वेंस यही रहेगा और आपका पढ़ने का भी सीक्वेंस यही रहेगा। अरावली पर्वत के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। अरावली पर्वत, ये आपके पास इंडिया के सामने इंडिया का मैप लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अरावली पर्वत ये इंडिया का मैप है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये वाला एरिया जो है आपका अरावली पर्वत का है। अरावली पर्वत आपकी यहाँ पे है। इसी से जस्ट अटैच करता हुआ हमारा मेवाड़ का पठार है। और अरावली पर्वत के दूसरी साइड की तरफ अगर हम बात करें इस साइड, तो यहाँ पे हमारा थार का मरुस्थल है। अरावली शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। अरावली शब्द आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। अरावली शब्द आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। इस समय आप सिर्फ लेक्चर सुनिएगा। इसका एक इमेज में मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं। आप उसको वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी सिर्फ आपका पूरा कंसंट्रेशन जो मैं आपको बता रही हूँ उसको सुनने में आप ध्यान दीजिएगा। अरावली शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है लाइन ऑफ पीक। अरावली पर्वत, आप अरावली पर्वत क्या देखिए ऐसे करके बना हुआ है। अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत है इस तरीके से यहाँ पे। तो ये जब बना हुआ है तो ऐसे करके ये थोड़ा सा कर्व है कि नहीं? ऊपर से आप देखेंगे थोड़ा सा कर्व में है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है अरावली पर्वत। तो ये इतना मुड़े होने की वजह से इसका नाम पड़ा है मोरदार पर्वत। क्या नाम पड़ा है इसका? मोरदार पर्वत। इसके अलावा अरावली पर्वत के और भी नाम हैं। मोरदार पर्वत के अलावा अरावली पर्वत को अवशेष पर्वत भी कहा जाता है। अवशेष पर्वत भी कहा जाता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम अवशेष पर्वत कौन सा है? तो आप बताएंगे अरावली पर्वत है। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत को कहा जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि अरावली पर्वत हमने अक्सर क्लास हमेशा सुनते हैं कि जो है यहाँ जो गुजरात राजस्थान वाला एरिया है यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से
इसको क्या कहा गया है? जलवायु विभाजक पर्वत कहा गया। जलवायु विभाजक क्यों कहा गया? अरब सागर, यहाँ से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो जब प्रवाहित होती हैं तो अरावली पर्वत के ही सपोर्ट में वो इधर से इस तरफ निकल जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है और ये एरिया जो है पूरा आपका सूखा, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ क्या होता है, इतनी ज़्यादा कृषि नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको जलवायु विभाजक पर्वत कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जलवायु विभाजक पर्वत से क्यों कहा जाता है। अगर आपको इसके बाद, इसके अलावा अगर हम देखें इसको और क्या क्या कहा जाता है अरावली पर्वत को, तो अभी तक हमने जान लिया है मोरदार पर्वत है। मोरदार पर्वत क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सेकेंड हमने अवशेष पर्वत। अवशेष पर्वत इसलिए है क्योंकि आपने अभी अगर फर्स्ट लेक्चर इसके देखे होंगे ज्योग्राफी के, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इंडियन प्लेट्स है और ऊपर वाली आपकी गोंडवाना प्लेट्स है। तो ये भारतीय प्लेट्स के बीच में जो था एक तैथिस सागर था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नदियाँ रही होंगी, इसका बहाव इस तैथिस सागर में रहा होगा, तो जिसकी वजह से वही नदियाँ क्या होती, अपने साथ मिट्टी का कटाव लेके चलती हैं। तो वो क्या करती थी कि यहाँ पे जो पर्वत पठार रहे होंगे उन्हीं के बीच से निकलते हुए यहाँ पर उन पहाड़ों की मिट्टी को ले जाते हुए नीचे एकत्रित करती जा रही थी। तो अब जब टकराव हुआ, ठीक है, इस तरीके से मिट्टी को ले जाते कुछ ही हिस्सा उनका बचा हुआ था और जो बचा हुआ हिस्सा है उसी को ही हम अवशेष पर्वत कहते हैं। यानी कि ये नदियों के बहाव की वजह से जो पहाड़ों से मिट्टियाँ ले जा करके तैथिस सागर में एकत्रित हो रही थी, तो उसके बाद जो बचे हुआ हिस्सा है वही अवशेष, यानी कि जो बचा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अवशेष पर्वत कहा गया है और यही वजह है कि यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अवशेष पर्वत है। अरावली पर्वत को इसके अलावा हम नदी विभाजक भी कहते हैं। अब नदी का विभाजक कैसे होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से आप हमेशा देखते होंगे कि यहाँ से जो भी नदियाँ होती हैं ये बंगाल की खाड़ी में आपकी गिरती है। गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई है। ठीक है, और इधर की जो नदियाँ हैं यहाँ से जो है सिंधु नदी हो गई है, ताप्ती, नर्मदा। ठीक है, ये सब सॉरी ताप्ती नर्मदा इधर नहीं गिरती है, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। सिंधु नदी हो गई है आपकी। ठीक है, और अन्य जो यहाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हुई, कुछ नदियाँ अरब सागर में गिर रही हैं भारत की और कुछ नदियाँ क्या हो रही, कुछ नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है। तो इसने अरावली पर्वत की वजह से ही ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से इसको नदी विभाजक पर्वत भी कहा जाता है। कृष्णा, गोदावरी, इन नदियों का पानी इधर ही गिरता है, तो इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, नदी विभाजक पर्वत कहते हैं। यानी कुछ नदियाँ इधर अपना इधर अरब सागर में जाकर के अपना पानी विलीन हो वहाँ पे गिर जाती है और कुछ बंगाल की खाड़ी में उत्तर भारत की नदियाँ यहाँ पे गिर जाती हैं, तो इसलिए इसको नदी विभाजक पर्वत कहा गया है। इसके अलावा इसको हम मैदान विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत को हम और भी नामों से जानते हैं और वो नाम एक बार और हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या क्या जान लिया है। एक तो प्राचीनतम अवशेष पर्वत है, जलवायु विभाजक पर्वत है, नदी विभाजन पर्वत है और मैदान विभाजन पर्वत है। तो ये इसके नाम से भी अरावली पर्वत को जानते हैं। नेक्स्ट है अरावली पर्वत के बारे में। तो अरावली पर्वत के विस्तार को अगर हम देखें, ठीक है, ये भी तो जानना जरूरी है कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक के है। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें
तो अरावली पर्वत का विस्तार जो है वो टोटल है आपका 800 किलोमीटर तक के। ठीक है, अरावली पर्वत का विस्तार 800 किलोमीटर तक के है टोटल विस्तार। और यही टोटल विस्तार आठ सौ किलोमीटर है, ये दो भागों में है। यानी अरावली विस्तार अगर हम देखें तो केवल भारत में ही नहीं है, भारत के अलावा जो यह पाकिस्तान देश है जो, यहाँ पर भी अरावली पर्वत का विस्तार है। यहाँ पे भी अरावली पर्वत है, पाकिस्तान में भी अरावली पर्वत है। अब पाकिस्तान में कितना है और भारत में कितना है? पाकिस्तान में अरावली पर्वत का विस्तार 100 किलोमीटर तक है और इंडिया में अरावली पर्वत का विस्तार 700 किलोमीटर तक के है। पाकिस्तान में कौन कौन से जगह पर इसका विस्तार अगर हम देखें तो 100 किलोमीटर का विस्तार भी दो जगहों पर है। एक तो है पाकिस्तान वाला जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब में और सिंध में अरावली पर्वत का विस्तार है। भारत में जो 700 किलोमीटर विस्तार है तो ये 4 जगहों पर है। वो 4 जगह कौन कौन से हैं आइए उसको देख लेते हैं। एक तो आपका ये गुजरात है, गुजरात, और सेकंड नंबर है आपका भारत में, यहाँ गुजरात वाला एरिया है आपका, ठीक है, ये जो गुजरात वाला एरिया यहाँ पे अरावली पर्वत का विस्तार है। इसके जस्ट ऊपर अगर हम देखें तो राजस्थान है, यहाँ पर है, ठीक है। और राजस्थान के बाद अगर हम देखें अरावली पर्वत का विस्तार तो इधर यहाँ पर हरियाणा, हरियाणा में भी अरावली पर्वत का विस्तार है और दिल्ली में, ठीक है। यानी कि अरावली पर्वत का विस्तार जो है भारत में टोटल 700 किलोमीटर पे है। और 700 किलोमीटर में कहाँ कहाँ पर है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और पाकिस्तान में सिर्फ 100 किलोमीटर है, तो कहाँ केवल दो ही प्रांत हैं, पंजाब और सिंध में। अब ये देखेंगे कि हमने इसका विस्तार देख लिया है। अब अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में हम देखेंगे। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, आपके इसे डायग्राम में मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर रखा है, ये वाली जो चोटी है, ठीक है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर चोटी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो गुरु शिखर चोटी। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई, 1722 मीटर तक के इसकी ऊंचाई है। अब गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वत का विस्तार तो अभी आपने खुद ही देखा है कि भारत में कहाँ कहाँ है, ठीक है। गुरु शिखर चोटी आपकी, क्योंकि अरावली का विस्तार बहुत जगह है, बहुत उसमें है, आपका राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तो इतने बड़े उसमें अगर इसका विस्तार है एरिया में, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है कि कहाँ या किस ज़िले में है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी गुरु शिखर चोटी है, और ये आपकी है सिरोही जिले में, ठीक है। तो अगर जिला पूछेगा तो सिरोही जिले में माउंट आबू की चोटी है गुरु शिखर चोटी। सिरोही जिले में माउंट आबू की चोटी है गुरु शिखर चोटी।
जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत में अगर खनिज संसाधनों की अगर हम बात करें तो खनिज संसाधन में यहाँ पर आपके बहुत ही प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन मिलते हैं। देखते हैं कौन कौन से खनिज संसाधन है। एक अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, शीशा, जस्ता और टीन। अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, शीशा, जस्ता, टीन, ये खनिज संसाधन यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन ये एक अवशेष पर्वत है जिसकी वजह से भारत सरकार ने इसके खनन पर प्रतिबंध लगा रखा है। ठीक है, यहाँ खनन का काम नहीं होता है। अब अरावली पर्वत का अलग अलग राज्यों में विस्तार है, तो इसको हर राज्य में अरावली के नाम से ही नहीं जाना जाता है। ठीक है, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है। गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में अरावली पर्वत को हंसनाथ पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, और गुजरात में हंसनाथ पहाड़ी कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान में इसको जारगा पहाड़ी कहते हैं। और दिल्ली में इसको रायसीना हिल्स कहते हैं। ठीक है, और रायसीना हिल्स इसको कहा जाता है। और दिल्ली में ही हमारा राष्ट्रपति भवन है, तो रायसीना पहाड़ी को ही काट करके राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, और राष्ट्रपति भवन को रायसीना बिल्डिंग भी कहते हैं। ये केवल 9-10 पॉइंट्स जो हैं आपके अरावली पर्वत से रिलेटेड मैंने अभी आपको बताए हैं। अब अरावली पर्वत के बाद अगर हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर देखें तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं, ये वाले एरिया के बारे में। तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि इसको हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। थार का मरुस्थल, तो आप हेडिंग बना दीजिएगा, थार का मरुस्थल, ये अलग पॉइंट है। थार का मरुस्थल भारतीय महाद्वीप में अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम सबको पता है कि इस साइड बारिश नहीं होती है। बारिश ना होने का कारण भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अरावली पर्वत की वजह से वहाँ पर बादल उस तरफ नहीं पहुँच पाते हैं, नहीं जा पाते, जिसकी वजह से ये बहुत ही गर्म रहता है। और अगर कहीं बारिश नहीं होती तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो रेतीली हो जाती है। तो इसीलिए थार के मरुस्थल को भारत के उपमहाद्वीप का सबसे गर्म कहते हैं, सबसे गर्म, रेतीला और बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, थार का मरुस्थल गर्म है, रेतीला है और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, थार का मरुस्थल केवल भारत में ही नहीं है, इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। ठीक है, दोनों जगह में है। तो भारत और पाकिस्तान में अगर इसके विस्तार को अगर हम देखें तो चलिए देखते हैं, थार का मरुस्थल अगर पाकिस्तान में है तो कितना है और भारत में है तो कहाँ कहाँ पर है। भारत की अगर हम बात करें तो दिल्ली की जगह आप यहाँ पे पंजाब रखेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। गुजरात,
ये गुजरात, ठीक है, और राजस्थान तो है ही यहाँ पे। इसके अलावा जो है हरियाणा, हरियाणा वाला एरिया, और पंजाब। आपका जो एक नया नाम चेंज हुआ यहाँ पे, पंजाब, ठीक है। तो कहाँ कहाँ इसका विस्तार है थार के मरुस्थल का? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। इस और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो सेम वही चीज़ है जो अरावली पर्वत में है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत और पाकिस्तान का सिंध प्रांत, यहाँ के दो ही जगह है। पाकिस्तान का पंजाब वाला हो गया और पाकिस्तान का सिंध प्रांत। अरावली पर्वत का अगर टोटल हम इस विस्तार के बारे में बात करें, जो टोटल विस्तार इसका कितना है, ये पूरा इसका विस्तार कितना है, सॉरी अरावली पर्वत नहीं है, थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल के अगर टोटल विस्तार की हम बात करें तो ये टोटल विस्तार जो है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर पूरा इसका क्षेत्रफल है, जहाँ पे अरावली पर्वत वो थार के मरुस्थल का पूरा विस्तार है। थार के मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म रेतीला मरुस्थलों में अगर देखा जाए तो ये 9वें नंबर पर आता है। थार का मरुस्थल अगर पूरे वर्ल्ड में देखें, पूरे वर्ल्ड में अगर देखें, पूरे वर्ल्ड में अगर देखें थार के मरुस्थल को, तो सबसे गर्म मरुस्थलों में ये 9वें नंबर पर है, ठीक है। और अगर हम ठंडे गर्म दोनों मरुस्थल को मिला दें तो ये 17वें स्थान पर आता है, ठीक है। आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है, मैं आपको लास्ट में इसका इमेज दूंगी जिसमें सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, ठीक है। आपको अभी सिर्फ ध्यान से इसको सुनना है और समझना है, ठीक है। अगर पूछेगा भारत का सबसे गर्म और रेतीला मरुस्थल कौन सा है, तब आप थार का मरुस्थल लगाएंगे। लेकिन अगर पूछेगा विश्व का सबसे गर्म और रेतीला मरुस्थल में थार के मरुस्थल का कौन सा स्थान है, तो वो 9वां स्थान है। और पूछेगा विश्व के सभी मरुस्थलों में, यानी कि ठंडे और गर्म दोनों मरुस्थलों को मिला करके अगर देखें तो भारत के थार के मरुस्थल का कौन सा स्थान है, तब आप 17वां स्थान टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे इसका पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। थार का जो मरुस्थल है अगर देखा जाए तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल यही है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो भारत के थार के मरुस्थल में पाई जाती है। इसके अलावा और है, ये मैंने थार के मरुस्थल जो है इसको अलग अलग जो इसके शहर हैं इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, और कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ये पूछे भी जाते हैं। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ये पूरा मैप जो आपको यहाँ सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये पूरा मैप थार के मरुस्थल का है, ठीक है। थार के मरुस्थल का है, और इस थार के मरुस्थल को हमने इसके कुछ शहर लिए हैं जो जाने जाते हैं। तो आपका ये इधर वाला जो एरिया है, ये वाला, ये आपका है जैसलमेर, ठीक है। और इधर वाला जो आपका एरिया आता है ये है जोधपुर, और इधर वाला जो आपका है ये वाला, ये है बीकानेर, और ये आपका उदयपुर आ जाता है, और ये वाला एरिया आपका आ जाता है जयपुर, ठीक है। थार के मरुस्थल के प्रसिद्ध
अगर हम जैसलमेर को कहें तो जैसलमेर में जो वर्षा होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। और यहाँ पे मैंने आपको देखा येलो गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है, हालांकि गोल्डन नहीं है, येलो है। ये इसीलिए बनाया है ताकि यहाँ की जो ज़मीन है, ठीक है, इसको सुनहरे रंग की बालू यानी गोल्डन सिटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसलमेर को हम गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसलमेर के बारे में, जैसलमेर किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन सिटी यानी सुनहरे रंग की बालू। ठीक है, 10 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। जोधपुर की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं फोर्ट सिटी यानी कि किलों का शहर, फोर्ट सिटी। जोधपुर को फोर्ट सिटी भी कहा जाता है। और अगर हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर को हम, ये ब्लू कलर से है तो इसको हम ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक के नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ लेक। ठीक है, और आपका जयपुर है, जयपुर को हम पिंक कलर से मैंने इसको कर रखा है, तो पिंक ऑफ सिटी कहा जाता है। ठीक है, ये थार के मरुस्थल के कुछ प्रसिद्ध शहर हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसलमेर को हमने क्या बताया अभी आपको? जैसलमेर को हम गोल्डन सिटी कहते हैं। ठीक है, जोधपुर को हम फोर्ट ऑफ सिटी कहते हैं, फोर्ट सिटी। बीकानेर को ब्लू सिटी, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक और जयपुर को पिंक सिटी। ये थार के मरुस्थल से रिलेटेड बातें थी। इसके अलावा मैंने अभी मेंशन किया था कि जैसलमेर में मात्र 10 सेंटीमीटर ही वर्षा होती। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो आपने इंडिया के मैप में देखा होगा, मैंने लद्दाख की लोकेशन आप लोग को बताई है। तो भारत के भौतिक विभाजन और हिमालय अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो मैंने आपको लद्दाख का जो एरिया बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर आपका लद्दाख होता है, तो लद्दाख में जो बारिश होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है और ठंडा मरुस्थल है। ये लद्दाख एक मरुस्थल है तो सबसे ठंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो फिर आपकी सबसे सेकंड नंबर पे सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? यहाँ पे मैंने बताया आपको 10.5। जैसलमेर में कितनी होती है? 10.5। तो फर्स्ट नंबर पे है आपका लद्दाख, सबसे कम वर्षा होती है भारत में। और सेकंड नंबर पे अगर आपसे पूछेगा तो जैसलमेर। ठीक है, और इसको सुनहरे रंग की सुनहरे रंग की बालू का शहर भी कहते हैं, इसको गोल्डन सिटी भी कहते हैं। थार के मरुस्थल में कुछ झीलें पाई जाती हैं, उन झीलों का नाम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, थार के मरुस्थल में जो झीलें हैं वो झीलें हैं आपकी देवर झील, झीलों के नाम मैं बता रही हूँ, देवर झील, साभर झील और पुष्कर झील। ये 3 झीलें यहाँ पर हैं, देवर झील, साभर झील और पुष्कर झील। एक अरावरी पर्वत से निकलने वाली नदियाँ एक बार नोट कर लीजिए, ये पॉइंट रह गया। अरावरी पर्वत से कौन कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, अरावरी पर्वत से एक तो साबरमती, लूनी नदी और बनास नदी। ठीक है, ये 3 नदियां इधर से हैं अरावरी पर्वत से।
आज हमने थार का मरुस्थल और ये 2 पॉइंट्स हमारे अरावरी, हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया है, अरावरी पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, तो अरावरी पर्वत ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा एक और हमारा थार का मरुस्थल, ठीक है, वो इससे रिलेटेड था, तो मैंने इसमें यहाँ पे कवर कराया था क्योंकि वहाँ अरावरी के पीछे वाले एरिया के बारे में बताना था। सेकंड हमारा पॉइंट है मेवाड़ का पठार। ये बहुत छोटा सा है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। मेवाड़ के पठार की अगर हम बात करें तो ये अरावरी पर्वत से ही थोड़ा सा जुड़ा हुआ होता है, मेवाड़ का पठार। और मेवाड़ का पठार के बारे में बस ये कि अरावरी की श्रेणियाँ होती है, इसी के इधर ही आपका मेवाड़ का पठार है। और मेवाड़ के पठार के पास में ही आपका हल्दी घाटी है। बस इसकी लोकेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अरावरी पर्वत से ही जुड़ा हुआ होता है मेवाड़ का पठार, और यहीं पर ही हल्दी घाटी भी जगह है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक केंद्रीय उच्च भूमि, जिसमें हमने आपके 2 पॉइंट्स आपके कवर हो गए हैं, अरावरी पर्वत और मेवाड़ का पठार। कल जो वीडियो आपको मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका केंद्रीय उच्च भूमि में, हम कवर करेंगे विंध्याचल पर्वत और उसके बाद सतपुड़ा पर्वत। तो नेक्स्ट वीडियो आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल पर्वत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हो सकता है कि एक ही लेक्चर में या एक ही उस पर ही एक्सप्लेन हो पाएगा, और सतपुड़ा पर्वत थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो आपका तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू।